नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। दोस्तों, इसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आप ये प्रैक्टिस सेट लगाइए और बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। सो डियर, देर ना करती है, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो डियर, फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो ऑप्शन है समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ साथ शनय शनय कम हो रही है, यह अध्यापक से बालक तक आती है। सो डियर, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन इसका जो सही होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, क्योंकि सीखना जो है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखना हम मृत्यु तक भी नहीं भूलते, और जिसके द्वारा हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं और जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। और डियर, ये जो प्रक्रिया है ये जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है, जन्म के तुरंत बाद ही हम सीखना शुरू कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है, बच्चों से अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल निम्न में से किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन है, पाठ्यक्रम में एक विशेष विषय को दिया गया समय, प्रश्न का कठिनाई स्तर, छात्र द्वारा पिछले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देने में लगा समय, या प्रश्न का वास्तविक जीवन से संबंध। तो बच्चों से अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल निम्न में से किसके समानुपाती होगा। ऑप्शन सेकंड सही होगा, प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो डियर, छात्रों द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर देने में जो लगने वाला जो समय है वो प्रश्नों के कठिनाई स्तर और विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि पर ये निर्भर करता है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला जो क्वेश्चन है, केस स्टडी विधि जो है मुख्यतः प्रयुक्त होती है किसमें। प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु, या व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। तो डियर, केस स्टडी किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो डियर, जो जो शिक्षम अधिगम की जो समस्याएं होती हैं और इनका जो समाधान है वो व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, इंडिविजुअली किया जाता है, जिसमें प्रत्येक छात्र है उसको अलग से ढंग से उसको सीखने का उसको अवसर दिया जाता है, और इस विशेषता को स्वयं गति का सिद्धांत भी कहते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट, व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। अगला है, अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा, अतरंग विधियों द्वारा, या मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। सो फोर्थ का आंसर हमें करना है, अवचेतन मन का जो अध्ययन किया जाता है निरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। और अवचेतन मन में क्या होता है, इस विधि द्वारा व्यवहार का जो अध्ययन है वो एक सुविधाजनक माना जाता है, जिसमें दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में जो बालक जिस तरह से जो व्यवहार करता है उसी के रूप में उसका निरीक्षण किया जाता है, और उसके व्यवहार और व्यक्तित्व जो संबंधी गुण है उसे भली भांति परिचित हुआ जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। ऑप्शन है, इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है, विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, या इससे शिक्षार्थियों का मनोरंजन होता है। सो पढ़ाते समय चित्र दिखाने से इम्पोर्टेंट रोल क्या अदा करता है। फिफ्थ का सेकंड ऑप्शन सही होगा। इससे क्या होता है, जब वो नए नए तरीक़ों से शिक्षक जब पढ़ाता है तो चित्रात्मक जो विधि होती है चित्र के द्वारा जब उसको दिखाया जाता है चित्र, तो उससे जो उसके द्वारा जो अधिगम कराया जाता है उससे पढ़ाते समय पाठ को वो बच्चे आसानी से समझ लेते हैं, तो ये समझने में सहायता करता है, तो बच्चे ईजिली सीख जाते हैं। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। ऑप्शन है, अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव, घर का वातावरण, बालक को अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियाँ, संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। सो बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में जिसका रोल सबसे ज़्यादा है वो वंशानुक्रम का, क्योंकि इस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है सामाजिक विकास पर। और बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में अपने ही लिंग के जो माता पिता है उनसे जो लगाव है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालकों में यदि अंत व्यक्तिगत संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके, ऑप्शन है, मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंत व्यक्तिगत संबंधों की ओर प्रेरित करे, शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। तो इसके लिए
ज़रूरी है, शिक्षक को चाहिए। 7th का आंसर होगा, बालकों में यदि अंत व्यक्तिगत संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि उनके सामाजिक संवेगात्मक जो विकास है उनका अध्ययन करे और उनको अंत व्यक्तिगत जो संबंध है उनको उनकी ओर प्रेरित करे। तो ये एक वैज्ञानिक ये तरीका माना जाता है। सो 7th का ऑप्शन सेकंड इज़ राइट। अगला है, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? केंद्राभिमुख चिंतन, बहिर्मुख आदर्श सोच या वाक्य विन्यास संबंधी सोच। तो 8th का आंसर जो सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बहिर्मुख व्यक्ति जो होता है उसमें सृजनात्मकता उसमें पाई जाती है, क्योंकि जो सृजनात्मक है एक विशेष प्रकार है जिसमें जो सृजनात्मकता वाले जो बच्चे होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं और दुनिया में जैसे वो अनेक आविष्कार करने के बारे में सोचते हैं, उनमें मौलिकता ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो गुण है आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित होता है। तो आंसर इसका जो सही होगा, सेकंड ऑप्शन इज़ राइट। शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? तो ऑप्शन है, परीक्षाओं का आयोजन करके, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, सामने शिक्षण पर बल देकर या बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। तो शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? तो 9th का आंसर होगा, यदि शिक्षक जो है उसकी भूमिका एक मार्गदर्शन की हुई तो वो बालक को प्रोत्साहित कर सकता है, उसको निर्देशन दे सकता है जिसके अनुसार वो जो बच्चा है उसको वो सीखने के लिए प्रेरित हो सके। तो 9th का जो आंसर सही होगा, 4th ऑप्शन इज राइट, मीन्स जो चाइल्ड सेंटर जो शिक्षा शास्त्र है उसको अपनाकर। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? तो ऑप्शन है, विद्यार्थी अभिलेख, समस्या परक सूची, प्रक्षेपी परीक्षण या सोशियोग्राम मीन्स समान आलेख जो है। तो 10th का जो आंसर सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, समस्या परक जो सूची है, क्योंकि विद्यार्थी जो अभिलेख है, समस्या परक जो सूची है, प्रक्षेपी परीक्षण, सोशियोग्राम पाठ्यक्रम निर्माण की ये विधियां हैं और इनमें समस्या परक जो सूची है उसको सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में ये मान्यता इसको प्राप्त होती है, क्योंकि जो इस विधि का प्रयोग जो शिक्षार्थी हैं उनकी जो मौलिक समझ है उनको विकसित करता है। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को भी विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? खेल से सर्वांगीण विकास होता है बतलाना चाहिए या उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए या खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए टीचर को करना क्या चाहिए? 11th का आंसर थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेलने से उनमें क्या होता है, जैसे पढ़ाई के साथ अगर खेल शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक होता है, ये तो आपको पता है, इससे जो विद्यार्थी है उनका सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, और पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए होता है कि वह स्वयं शिक्षकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से खेल में भाग ले, वो पार्टिसिपेट करें, जिससे विद्यार्थी जो है उसमें खेल भावना का अत्यधिक विकास हो। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन है, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ या इनमें से कोई नहीं। सो 12 का जो आंसर सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, शिक्षा का संकुचित जो अर्थ है, इसमें बताया है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। तो इसका जो तात्पर्य है, क्योंकि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है और शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, चाहे वो विद्यालय है, परिवार है, समाज है या कोई भी निश्चित स्थान है, तो सभी पर शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इसमें जो बताया है शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा की संकुचित करना है, जिसमें जैसे इसमें बोला है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, तो इसमें जो अर्थ प्रयुक्त होता है वो है शिक्षा का संकुचित अर्थ। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये है, इरफान खिलौनों के हिस्से को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है, अब क्या करेगा? तो तोड़ देता है। तो ऑप्शन है, इरफान को खिलौने के साथ कभी नहीं खेलने देंगे, हमेशा नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे, या उसे यह समझाएंगे कि खिलौने कमज़ोर होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। तो इरफान खिलौने के हिस्सों को देखने के लिए उनको तोड़ देता है। तो जिज्ञासा, जैसे आपको पता है, बेहतर एक अधिगम की मानी जाती है, और अगर विद्यार्थी तथ्य को जानने के लिए जिज्ञासा रखता है, एक्साइटेड रहता है, तो शिक्षक को उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए और बेहतर उनको अवसर देने चाहिए जिससे वो और मोटिवेट हो। सो 13 का जो आंसर सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा।
अगला है विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं हैं। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास ये तो है, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास ये भी है, विकास के मुख्य रूप से ये तत्व माने जाते हैं। नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास ये भी है, लेकिन जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास जो है ये मुख्य रूप से विकास से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो आते हैं आपके विकास के मापक ये माने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो डियर, क्योंकि विकास में जो आता है जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास ये सब आते हैं। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला है वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होती हैं। कैसे होते हैं, तो जिनके बच्चे जो प्रजातांत्रिक जो वातावरण में रहते हैं तो वो कैसे बच्चे होते हैं अन्य बच्चों की अपेक्षा। सो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, वो अधिक क्रियाशील होती हैं और बहिर्मुखी वाले वो बच्चे होते हैं क्योंकि उनमें सृजनात्मकता को उनको बढ़ावा मिलता है और बालकों का जो व्यवहार है वो एक लक्ष्य निर्धारित होता है, उनमें पता होता है उसका लक्ष्य क्या है। सो आंसर इसका जो सही होगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है वे बालक जो भाषा सुनने, बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं डिस्फेजिया से, डिस्पैक्सिया से, डिसलेक्सिया से या डिस्कैल्कुलिया से। सो 16 का आंसर होगा डिसलेक्सिया से पीड़ित जो बच्चे हैं उनको भाषा बोलने, सुनने, लिखने में कठिनाई होती है और यह पढ़ने लिखने से जुड़ी एक खास विकलांगता ये मानी जाती है, लेकिन बच्चों की बौद्धिकता के सामान्य स्तर से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। और 16 का जो आंसर सही होगा वो होगा डिसलेक्सिया। अगला है निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत। सो 17 का आंसर हमें बताना है। सो फोर्थ ऑप्शन सही होगा क्योंकि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो बाल विकास में जो वातावरण संबंधी जो कारक है उनमें महत्वपूर्ण होता है और इस सिद्धांत के अनुसार जो सामाजिक विकास सीखने की ये प्रक्रिया है, जो समूह के जो स्तर हैं, परंपराएं जो होती हैं, रीति रिवाज के अनुकूल अपने आप को ढालने के लिए और उनमें एकता, मेलजोल और पारस्परिक जो सहयोग है उसकी भावना भरने में ये सहायक होती है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला है पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किसी अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। ऑप्शन है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो किस अवस्था में जो बच्चा है वो वस्तु को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक जो विकास था उसमें 4 अवस्थाएं थी, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से ऊपर। तो किस अवस्था में ये पहचानने लगता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है जो 2 से 7 मानी जाती है, इस अवस्था में जो बच्चा है उसके पास आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें उनको पहचानने लगता है, उनमें विभेद वो करने लगता है और इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। ओके, अगला है निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो, तो ऑप्शन देख लीजिए कैसी रचना है। 19 का आंसर हमें बताना है। तो ये एक स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में ये एक जो व्यू रचना ये निमोनिक्स कहलाती है। जो स्मृति जो होती है, मेमोरी, उसमें नई इन्फॉर्मेशन जो होती है उनको पुनः स्मरण करने में, रिमाइंड उसको करने में, उसको बोलते हैं निमोनिक्स। और किसी तथ्य को स्मरण करने, जैसे याद करने का एक वैज्ञानिक तरीका होता है और इसके माध्यम से क्या होता है, जो मीन्स डिफ़िकल्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है, जटिल जो सूचनाएं होती हैं उनको आसानी से स्मरण किया जा सकता है, याद किया जा सकता है। ओके, सो 19 का जो आंसर सही होगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। सो 20 का आंसर बताना है। लेकिन इसमें जो पूछा है इनमें से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना ये तो बिल्कुल सही बात है और उसके मनोविज्ञान को समझना ये भी सही है और बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना या बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, तो ये तो तीनों तो हैं ही, लेकिन उसके केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना ये एक बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है, तो बुद्धि का जो द्विकारक जो सिद्धांत है उसका हमें बताना है। इसके जो प्रतिपादक थे वो स्पीयरमैन थे और इसके अनुसार जो बुद्धि थी वो उसमें 2 कारक होते थे, जनरल जो बुद्धि है और स्पेसिफिक जो इंटेलिजेंस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ही। और इसमें जो बताया था कि इसमें प्रथम जो सामान्य योग्यता आती है और द्वितीय में विशिष्ट
योग्यता विशिष्ट मानसिक योग्यता होती है। द्विकारक सिद्धांत में फिर इसका आंसर यही होगा। फोर्थ ऑप्शन की मानसिक प्रक्रिया कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती हैं। फर्स्ट है मानसिक सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। ओके, अगला है, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आपके लिए ज़रूरी क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान या इन सभी का ज्ञान। तो 22 का जो आंसर सही होगा। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप उसको समझ लेते हो तभी जो आपका शिक्षण है वो एक सफल और प्रभावी माना जाता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं मिलती हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं में क्या होता है, कोई जल्दी सीखता है तो थोड़ा कोई लेट सीखता है। तो अगर आपको ज्ञान हो जाता है तो आप उनका जो शिक्षण है आपका वो सफल माना जाता है, जब उनके वो अकॉर्डिंग हो जाता है करिकुलम। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है किसका? विषय समस्याओं का, विषय शैक्षिक समस्याओं का, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का या शिक्षक समस्याओं का। तो डियर, शिक्षण प्रक्रिया में जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो अध्ययन किया जाता है 23 का, वो है जो शिक्षक की जो व्यवहारगत जो समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जो कक्षा में जो व्यवहारिक जो समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सो 23 का थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? सामान्य शिक्षार्थियों को, पिछड़े शिक्षार्थियों को, मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को या प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। सो 24 का जो आंसर सही होगा, जो प्राथमिक कक्षाओं में पिछड़े शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की जो शिक्षा देना उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि वैसे जो छात्र है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा जो बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं वो पिछड़े शिक्षार्थियों की श्रेणी में आते हैं। सो 24 का सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है, समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है समानीकरण, असमायोजन, संस्थायुक्त शिक्षा या विभाजन। तो 25 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, समानीकरण, क्योंकि समावेशी शिक्षा का जो तात्पर्य है समाज के जो सभी वर्ग हैं उनके जो बच्चे हैं उनको समाविष्ट करके, उनको इंक्लूड करके, सभी को किसी भी उनको अशक्ता है, किसी भी विकलांगता से वो ग्रसित हैं, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना होता है और समावेशी शिक्षा में समानीकरण का ये निहितार्थ है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो डियर, ये किसने की है? नैतिक विकास की मोरल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड भी हमने आपके साथ थ्योरी डिस्कस की थी, तो वो की थी कोलबर्ग ने। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है, स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षा की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की, सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है उपयोगिता, सहभागिता, अभिप्रेरणा, ये योजना। सो 27 का जो आंसर सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, सहभागिता। ओके, अगला है, स्व आंकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि। तो स्व आंकलन जो सेल्फ इवैल्यूएशन जो करते हैं एवं प्रतिपुष्टि के लिए, फीडबैक के लिए आवश्यक क्या होता है? 28 का शिक्षक के लिए आवश्यक है कि ऐसे शिक्षार्थियों के सेल्फ इवैल्यूएशन एंड फीडबैक के लिए उन्हें ऐसे अनुभव प्रदान करें जो शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक जो है कॉग्निटिव जो गुण है उनका विकास कर सके। सो 28 का थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंत क्रिया करते हैं तो वह स्थिति में सीखने की प्रक्रिया होती है सतत रूप से, सामान्य रूप से, विभाजित रूप से या घर्षणात्मक रूप से। 29 का आंसर हमें बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सतत रूप से 29 का, क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच औपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल रूप से जो अंत क्रिया सीखने की ये सतत प्रक्रिया को दर्शाती है, और शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विद्यालय और विद्यालय के बाहर भी सीखने की प्रक्रिया ये जारी रहती है, सो कंटिन्यूस रहती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है, विकास की शैशवावस्था में सामयिक विकास का अध्ययन किया जाता है साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से या वैज्ञानिक रूप से। 30 का आंसर हमें बताना है। तो डियर, सामयिक विकास के अंतर्गत आने वाले जो इमोशंस हैं वो मूल प्रवृत्तियों से ये संबंधित होती हैं। शैशवावस्था में जो संवेगात्मक व्यवहार जो है वो अस्थिर रहता है,
ठीक है। और जो बाल्यावस्था में ये स्थिरता की ओर ये अग्रसर होता है। और डियर, जो विकास है उसको शैशवावस्था में सामयिक विकास का अध्ययन निरीक्षण के माध्यम से ये किया जाता है। सॉरी, सेकंड ऑप्शन इज राइट। ओके, तो डियर यही थे हमारे 30 क्वेश्चन बाल विकास से। वीडियोस अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।